हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फाइनली आज से हम लोग यहाँ पे अपने मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप में से कई लोग काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ भी लग रहा है। देखो, यहाँ पे टफ तो नहीं कह सकते। हाँ, इसके अंदर आप लोग को कुछ ऐसे पोर्शन देखने को मिलेंगे जिसको आप लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे चीज़ें ना दो तरीके की होती हैं, एक जिसको आप लोग को समझना होता है और एक जिसको आप लोग को याद करना होता है। अब जैसे मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, तो उसमें जो स्टेप दिए हुए हैं वो आप लोग को याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, उसको आप लोग यहाँ पे समझ के कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है, इसमें आप लोग को दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे आप लोग को समझने वाली चीज़ें भी मिलेंगी और याद करने वाली चीज़ें भी मिलेंगी। ठीक है, बाकी बातों को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की, तो अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो ना, तो ये हमारा दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला हो गया हमारा यहाँ पे बायो और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री। अब बायो मतलब क्या हुआ, बायो मतलब बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंदर भी हमारा स्पेशली ह्यूमन बायोलॉजी, यानी इसके अंदर हमारा बायोलॉजी भी आ गया और केमिस्ट्री भी आ गया। तो इसके अंदर सिंपली हम लोग करते क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर यहाँ पे जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, ठीक है, यानी हमारी ह्यूमन बॉडी यहाँ पे किन किन केमिकल से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं, उनके बीच में क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, और भी जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कभी आप लोगों ने सोचा है कि जब आप लोग यहाँ पे कभी कभी बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, तो आप लोग क्या करते हो, जैसे ही खाना खाते हो तो आप लोग को तुरंत यहाँ पे एक इंस्टेंट एनर्जी फील होती है। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग जो खाना खाते हो वो आप लोग को एनर्जी देता कैसे है। देखो, खाने से डायरेक्ट एनर्जी तो मिलती नहीं है। यहाँ पे होता क्या है ना, जो हमारी बॉडी है वो उस खाने को यहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस के द्वारा एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करती है। अब जैसे इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो, जैसे हमारी शादी वादी में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो हमारा जनरेटर लगा होता है, तो जनरेटर में जब हम लोग यहाँ पे फ्यूल डालते हैं, यानी कि जो हमारा तेल होता है उसको डालते हैं, तो क्या होता है कि जनरेटर हमारा चलता है और पूरा यहाँ पे जो भी बल्ब होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी पंखे वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे जल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ये जो तेल हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, क्या इस तेल से ये बल्ब जल रहा है या फिर जनरेटर की वजह से जल रहा है। जनरेटर की वजह से जल रहा है। देखो, तेल की वजह से तो बल्ब जल नहीं रहा है। अगर मान लो यहाँ पे हम लोग डीजल लें, ठीक है, और डीजल में बल्ब को डाल दे, तो क्या बल्ब जलने लगेगा? नहीं जलने लगेगा ना। देखो, यहाँ पे ये जनरेटर क्या करता है, ये जो हमारा फ्यूल होता है, जो भी हमारा तेल हम लोग डालते हैं, उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, बल्ब हमारा यहाँ पे जलता है। तो उसी तरीके से अगर जनरेटर को आप लोग यहाँ पे बॉडी समझ लो, ठीक है, और ये जो तेल है इसको आप लोग खाना समझ लो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है। देखो, जनरेटर यहाँ पे क्या करता है, जनरेटर यहाँ पे चलता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती है, यहाँ पे मशीन्स चलती हैं, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ना बहुत सारे यहाँ पे केमिकल प्रोसेस होती हैं, ठीक है, जिसको करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस खाने को यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी को यहाँ पे तुरंत एक एनर्जी फील हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो भी सारी केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस है, उन सभी को ही हम लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। यानी आप लोग समझ रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वैसे मज़ा वजह तो होता नहीं है, ठीक है, ये सब तो स्कैम है। नहीं आएगा, ठीक है, आएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, जो हमारा बायोकेमिस्ट्री है वो यहाँ पे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस केमिस्ट्री, जिसमें जो हमारा बायो है वो हमारा यहाँ पे लिविंग बींग्स को रिफर करता है और जो हमारा केमिस्ट्री है वो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को रिफर करता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे यहाँ पे लिविंग बींग्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर जो है स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बायोकेमिस्ट्री वर्ड है ना, इसको सबसे पहले यहाँ पे कार्ल अलेक्जेंडर न्यूबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, यानी इन्होंने ही सबसे पहले इस नाम की खोज की थी। अब यहाँ पे हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस की बात करें, यानी इसको हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए, अपनी बॉडी को यहाँ पे एनालाइज करने के लिए, ठीक है, और यहाँ पे ये जानने के लिए जो हमारी लिविंग बीइंग्स हैं वो यहाँ पे किससे मिलके बने हुए हैं, कैसे यहाँ पे लाइफ की स्टार्टिंग हुई, ठीक है, और कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें काम करती हैं और कौन कौन से केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही स्टडी करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बात करें टू डायग्नोस द डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी बीमारियां हो जाती हैं उनको पहचानने के लिए। अब देखो, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, जब आप लोग को ये पता चल जाएगा तभी तो आप लोग पता लगा पाओगे कि हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है। देखो, जैसे हमें कोई भी बीमारी होती है तो उसका मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो सही से काम नहीं कर रहे हैं।
तो वो आप लोग कैसे पता लगाओगे? जब आप लोग को ये पता होगा कि वो फंक्शंस काम करते कैसे हैं। जैसे किसी चीज़ में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसको आप लोग तभी पता लगा सकते हो जब आप लोग को उस चीज़ के बारे में अच्छे से पता हो। तो हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उसको हम लोग तभी पता कर सकते हैं जब हमें अपनी बॉडी के बारे में पता हो, और बॉडी के बारे में हम लोग पता करेंगे अपनी बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि बायोकेमिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ते हैं और यहाँ पे इसके अंदर बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो अब यहाँ से हम लोग अपना मेन सिलेबस स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारी बायोकेमिस्ट्री है उसके अंदर यूनिट 1 में आप लोग को 2 टॉपिक दे रखे हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स और दूसरा हो गया हमारे बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपनी बायोमोलिक्यूल्स से स्टार्टिंग करेंगे। अब इसके अंदर बेसिकली आप लोग को 3-4 बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। बट उससे पहले हम लोग अपने बायोमोलिक्यूल्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। अब देखो, बायोमोलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स दैट अकर्स नेचुरली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी हमारी जो बॉडी है तो उसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। नाउ जनरली मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एज मेजर एलिमेंट, यानी कि जो भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, उन सभी के अंदर कार्बन यहाँ पे एक मेजर एलिमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब कार्बन के अलावा बात करें तो आप लोग को बायोमोलिक्यूल्स के अंदर जो है हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर और इसके अलावा भी और सारे एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जनरली आप लोग कह सकते हो कि अगर हम लोग हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके अंदर के मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो आप लोग को कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये 5-6 जो है एलिमेंट्स आप लोग को मेजर फॉर्म में देखने को मिलेंगे। अब बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग यहाँ पे 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आप लोग को 2 वर्ड समझने होंगे। एक हो गया हमारे यहाँ पे माइक्रो, ठीक है, और एक हो गया हमारे यहाँ पे माइक्रो। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस समझना, वैसे हो सकता है आप लोग को पता भी हो। जैसे माइक्रो क्या होता है? माइक्रो मतलब होता है बहुत स्मॉल थिंग्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने माइक्रोस्कोप का नाम सुना होगा, तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं? हम लोग अपने बैक्टीरिया वगैरह को देखने का काम करते हैं, जो कि हम लोग अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि वो यहाँ पे बहुत छोटे होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे माइक्रो, यहाँ पे बहुत वेरी स्मॉल। ठीक है, और यहाँ पे माइक्रो का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे डिफरेंस तो सिर्फ आई और ए का है, लेकिन यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। ठीक है, माइक्रो मतलब हो जाता है बहुत बड़े, ठीक है, वेरी बिग। तो यहाँ पे देखो, अब मॉलिक्यूल्स तो वैसे अपने आप में ही बहुत छोटे हैं, लेकिन अब उनके कैटेगरी में भी हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 होते हैं। ठीक है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और दूसरा होता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि जो थोड़ा यहाँ पे साइज में बड़े होते हैं। अब जैसे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो हमारा जैसे अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है, मोनोसेक्राइड हो गया, वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए। और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात करें तो हमारा प्रोटीन्स हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया और लिपिड हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आप लोग का सिलेबस है, ठीक है, जो आप लोग का बी.फार्मा का सिलेबस है, उसमें ज़्यादातर बुक में आप लोग को इस तरीके से नहीं दिया हुआ है। आप लोग को डायरेक्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दिया हुआ है और आप लोग को ये 4 चीज़ें बता दी गई हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सही तरीका यही है। अब यहाँ पे हम लोग अपने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ये हमारे क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, ये जो भी हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जो साइज में थोड़े बड़े होते हैं ना, ये यहाँ पे मिलके जो है इन्हीं सबसे मिलके बने होते हैं। देखो थोड़ा सा इसको समझना, यानी कि जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं यही यहाँ पे आपस में कंबाइन होके इनको फॉर्म करते हैं, यानी इनका फॉर्मेशन हमारा इनके थ्रू होता है। देखो इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे हमारी कोई भी दीवार होती है, ठीक है, कोई भी वॉल होती है, तो वॉल हमारी यहाँ पे छोटे छोटे ईंटों से मिलके बनी हुई होती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमारी कोई भी दीवार है तो वो यहाँ पे अल्टीमेटली जो है हमारे ईंटों से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, यानी ईंटें हमारी दीवार के क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसी तरीके से जो हमारे प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड्स हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जो है इन सबसे ही मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे सिंपली समझना, जो हमारा प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये हमारा यहाँ पे अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। ठीक है, यानी अमीनो एसिड क्या होता है? हमारा प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक। यानी बहुत सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो अगर अमीनो एसिड को हम लोग यहाँ पे इससे डिनोट करें तो यहाँ पे बहुत सारे जब ये कंबाइन करते हैं आपस में ना, तो ये यहाँ पे क्या करते हैं? प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। देखो जैसे प्रोटीन हो गया तो वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड हो गया तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करके न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं।
और जैसे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, तो वो यहाँ पे मोनोसेक्राइड से मिलके, वैसे मोनोसेक्राइड भी अपने आप में एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, ठीक है, लेकिन जब मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं तो वो यहाँ पे बिग कार्बोहाइड्रेट, जैसे हमारा यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिपिड्स की बात करें तो बहुत सारे फैटी एसिड जब कंबाइन करते हैं तो लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि आप लोग समझ रहे हो कि ये हमारे क्या होते हैं, इन्हीं सबसे मिलके बने होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो दो वर्ड याद रखना, माइक्रो मैक्रो, यानी माइक्रो क्या होते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अब यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग मोनोमर्स भी बोलते हैं, यानी कि मोनोमेरिक यूनिट ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे ये क्या होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होते हैं, दे आर मेड फ्रॉम मैनी स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि ये बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि जो आप लोग की बुक्स है, ठीक है, उनमें आप लोग को मेजरली इस तरीके से देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स की बात करें अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, तो यहाँ पे हमारे 4 मेजर टाइप के बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया और न्यूक्लिक एसिड हो गया। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे ये जो चारों होते हैं, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे सिंपल शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है। लिपिड यहाँ पे फैटी एसिड, प्रोटीन यहाँ पे अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतना पोर्शन जो है समझ गए होंगे। देखो आप लोग ना सिंपली एक चीज़ अपने दिमाग में फिट कर लो कि जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे बायोमोलिक्यूल्स आप लोग को जो है 4 टाइप के देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला हो गया हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे प्रोटीन। और फोर्थ हो गया हमारे यहाँ पे लिपिड। तो यहाँ पे देखो जो हमारा पूरा बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, यानी 5 यूनिट मिला के आप लोग को इन्हीं चारों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। देखो जो हमारी यूनिट 1 में, ठीक है, तो उसमें आप लोग को थोड़ा सा इन चारों का इंट्रोडक्शन पार्ट दिखना है, यानी कि इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेनी है। और जो आगे की यूनिट्स हैं, जो भी यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उन सब में आप लोग को इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो इन चारों को आप लोग जो है अपने दिमाग में एकदम फिट कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे अपने आज की वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो नाम तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि आप लोग कोई भी खाना खाते हो, ठीक है, तो उसके अंदर मेजरली आप लोग को 3 ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखो मैं मेजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे विटामिन और यहाँ पे अपने फाइबर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। मेजरली आप लोग को या तो प्रोटीन, ठीक है, या तो कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली इन सभी का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, और फैट्स। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को किसी भी खाने में देखने को मिलता है। अब किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में फैट ज़्यादा होता है, लेकिन बेसिकली ये तीनों ही चीज़ें आप लोगों को लगभग हर फूड के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रोटीन है ना, ये तो हमारी बॉडी को जो है मतलब मसल वगैरह को बिल्ड करने में काम आता है, ठीक है। जितने भी जिम रैट्स होते हैं तो उन सभी के लिए प्रोटीन तो बहुत नेसेसरी है। तो ये तो हमारी बॉडी को समझ लो ग्रो कराने में हेल्प करता है। और जो हमारा फैट है, तो फैट तो आप लोग को पता ही है, ठीक है, हमारी बॉडी में फैट के रूप में जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो जो भी खाना हम लोग खाते हैं ना, तो हम लोग को जो एनर्जी होती है वो हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू ही मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट ही हमारे खाने का वो पार्ट होता है जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, देखो इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में समझते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स इन द नेचर। यानी कि जो हमारा नेचर है उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। और यहाँ पे ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल और बेसिक एग्जांपल होता है हमारा यहाँ पे ग्लूकोज। अब ग्लूकोज के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुन रखा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आप लोग को कार्बन, हाइड्रोजन और उसके साथ साथ ऑक्सीजन यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे ग्लूकोज है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें देखने को मिलते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंपली डिफाइंड एज द बायोमॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2:1। यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना, यहाँ पे जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसके अंदर आप लोग को कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे 1:2:1 के रेशियो में जनरली देखने को मिलते हैं। देखो जनरली यहाँ पे 1-2 एक्सेप्शन केस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो इस चीज़ से समझ क्या रहे हो, यहाँ पे इस रेशियो का क्या मतलब होता है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 1 की जगह पे 6 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या आ जाएगा 6 रेशियो, और यहाँ पे 6 2 जा 12 और फिर 6 1 जा 6।
तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो ग्लूकोज के एग्जाम्पल में देखो तो यहाँ पे देखो यही रेशियो तो देखने को मिलता है, C6 होते हैं, ठीक है, H12 होते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक सिंपल रेशियो की बात करें तो वो हमारा ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनको हम लोग जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। अभी इसको थोड़ा सा हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग सिंपली समझो, सिंस मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज शुगर। यानी कि देखो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा समझना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना वो जनरली स्वीट टेस्ट के होते हैं, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग यहाँ पे सिंपल शुगर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन देखो सारे कार्बोहाइड्रेट भी यहाँ पे स्वीट नहीं होते हैं, ठीक है, इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे इसके अलावा हम लोग जो है इसको सैकेराइड्स के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शुगर भी, और इसके अलावा सैकेराइड भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके अलावा क्या बोलते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इन तीनों नामों से हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हमें देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के एक जनरल फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है हमारे यहाँ पे CnH2ON। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझना। देखो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या है, Cn और H2O, ठीक है, होल पावर n। अब यहाँ पे इस चीज़ से क्या मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा n है, अगर मान लो हम लोग ग्लूकोज का ही एग्जाम्पल लें तो n को अगर हम लोग यहाँ पे इस फॉर्मूले में 6 पुट करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, Cn, n हमारा क्या हो गया 6, ठीक है, और उसके बाद H2O होल पावर n। अब अगर हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करें तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, C6, और यहाँ पे सॉरी ये तो हमारा 6 हो गया ना, n हमारा 6 हो गया, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, H12, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको उठाओ और O हमारा कितना हो जाएगा 6। तो देखो यहाँ पे ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में 6 पुट करने पर क्या आ गया, हमें मिल गया यहाँ पे C6H12O6, जो कि हमारा क्या है, ग्लूकोज है। यानी कि यहाँ पे जो है हम अपनी n की वैल्यू को चेंज करके डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला ही है जो कि कभी कभी इनवैलिड भी हो जाता है। यानी यहाँ पे हमें कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी देखने को मिलते हैं जो कि इस फॉर्मूले में फिट नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अपने कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली डिफाइन करना चाहें, अब देखो चाहो तो आप लोग ये पोर्शन स्किप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ छूटे ना इसलिए हम लोगों ने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो यहाँ पे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स और द कंपाउंड्स विच गिव्स सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ पे अभी आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, अभी हम लोग जब आगे देखेंगे अपने मोनोसैकेराइड्स को तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग थोड़ा शॉर्ट में समझो कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बहुत डीप में नहीं जाएंगे, आप लोग सिंपली समझो कि ऐसे कंपाउंड्स जिन पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करने पर वो यहाँ पे बेंड हो जाती है, उनको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होता है और इसके अंदर आप लोग को एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप देखने को मिलते हैं। देखो एल्डिहाइड और कीटोन हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो पहले यूनिट 1 को अच्छे से देख लेना, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और यहाँ पे या फिर ऐसे कंपाउंड्स जो कि यहाँ पे ये सारे यूनिट्स जो है हाइड्रोलिसिस पे देते हैं। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, देखो लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन और हाइड्रो मतलब होता है वाटर। यानी कि किसी चीज़ के ब्रेकडाउन के लिए जब हम लोग वाटर का यूज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर हम लोग इसका वाटर में ब्रेकडाउन कराते हैं तो या तो ये हमें जो है इस तरीके की जो यूनिट्स है उनको जो है ब्रेकडाउन करने पर दे दे, या फिर इसी तरीके का कंपाउंड है तो वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। देखो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ये पोर्शन आप लोग स्किप कर सकते हो, इतना बहुत है, ठीक है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो ये यहाँ पे हमारा मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेजर एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दे आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी देखो ये हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी तो देता ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी का स्टोरेज भी करता है। यानी देखो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बहुत टाइम तक खाना नहीं खाते हैं। अब देखो हम लोगों ने खाना खाया हो ना खाया हो, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं वो तो डेली परफॉर्म होते हैं, ठीक है, यानी वो तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो अगर हम लोग मान लो बहुत टाइम तक खाना नहीं खा रहे हैं तो जो हमारे फंक्शंस हो रहे हैं तो उनको यहाँ पे एनर्जी कैसे मिलेगी, तो उनको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड होती है हमारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके स्टोर्ड फॉर्म से, ठीक है, जो कि हमारा ग्लाइकोजन होता है। अब इसको हम लोग डिटेल में अपनी आने वाली यूनिट्स में देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो जो हमारी शुगर्स लाइक राइबोस और डीऑक्सीराइबोस, तो देखो हमारी ये दो शुगर होती हैं जो कि क्या करती हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए और आरएनए का फॉर्मेशन करती हैं। अब डीएनए और आरएनए के बारे में भी हमें डिटेल में पढ़ना है। बाकी आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे इन दोनों के अंदर ना दो स्पेशल टाइप की शुगर होती है। जैसे डीएनए के अंदर होती है डीऑक्सीराइबोस और आरएनए के अंदर होती है राइबोस। तो ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होते हैं।
और उसके बाद यहाँ पे दे आर यूज्ड एज शुगर इन आवर होम, यानी कि हमारे घरों के अंदर भी जो है जो नॉर्मल चीनी होती है उसके फॉर्म में यूज होती है, ठीक है। तो वो हमारी सुक्रोज होती है। देखो जो भी चीनी हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट का सुक्रोज फॉर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे दे सर्व्स एज इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स इन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि जो हमारी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी हमारा ये एक इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे 4 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हो गया मोनोसेक्राइड, दूसरा हो गया डाइसेक्राइड, थर्ड हो गया हमारा यहाँ पे ऑलिगोसेक्राइड और फोर्थ हो गया हमारा यहाँ पे पॉलीसेक्राइड। अब देखो अभी हम लोग इन चारों को डिटेल में तो देखेंगे, लेकिन इसको आप लोग थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो ताकि आप लोग को आगे समझने में आसानी हो। देखो यहाँ पे इन चारों को समझो, ठीक है। यहाँ पे पहला हमारा क्या है मोनोसेक्राइड, और दूसरा है डाई, थर्ड है ऑलिगो और फोर्थ है पॉली। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो मोनो मोनो मतलब क्या होता है? देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल, है ना। तो यहाँ पे जो मोनोसेक्राइड है ना, यहाँ पे आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का सिंगल फॉर्म देखने को मिलेगा। देखो हम लोगों ने क्या देखा था, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सेक्राइड के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मोनोसेक्राइड है। तो मोनोसेक्राइड में क्या होता है कि हमारा सिंगल शुगर का मॉलिक्यूल होता है, यानी यहाँ पे एक जो है सिंपल शुगर का मॉलिक्यूल होता है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। और वहीं पे अगर हम लोग बात करें अपने डाइसेक्राइड के बारे में, तो यहाँ पे आप लोग को 2 शुगर के मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल होता है मोनोसेक्राइड का हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारी चीज़ें हमारी मोनोसेक्राइड के अंदर आती हैं। और डाइसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा सुक्रोज हो गया, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है। अब लैक्टोज हमारा मिल्क के अंदर जो शुगर पाया जाता है, और सुक्रोज हमारी जैसे चीनी हो गई। तो यहाँ पे डाइसेक्राइड का क्या मतलब है? देखो मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब डुअल, ठीक है, डाई मतलब 2, डुअल। तो यहाँ पे 2 शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स। देखो इस चीज़ को बस थोड़ा सा समझ लो, बाकी इसमें कुछ है नहीं। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने ऑलिगोसेक्राइड के बारे में, थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो ऑलिगोसेक्राइड में क्या होगा, ऑलिगोसेक्राइड में आप लोग को 2 से लेके 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 वाला तो हमारा डाई में आ गया, फिर यहाँ पे क्यों इंक्लूड हो रहा है? तो देखो यहाँ पे जो हमारा डाइसेक्राइड है ना, वो ऑलिगोसेक्राइड का ही एक पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको अलग से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी ऑलिगोसेक्राइड के अंदर जो हमारा डाइसेक्राइड होता है, देखो यहाँ पे 2 डाई हो गया, ठीक है, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, लेकिन इन सभी में जो हमारा डाई है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ज़्यादातर हमें जो है यही देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको हम लोग थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं। बाकी ऑलिगोसेक्राइड के अंदर का ही पार्ट होता है। तो ऑलिगो में क्या होते हैं, 2 से लेके 10 तक जो है शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और वहीं पे पॉलीसेक्राइड की बात करें तो अगर 10 से भी ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, मोर देन 10, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, 1000, 100, कितने भी, तो उसको हम लोग यहाँ पे पॉलीसेक्राइड के अंदर क्लासीफाई करते हैं। अब इसको ना बिल्कुल थोड़ा सा अगर आसानी से समझो, तो मान लो अगर हम लोग एक शुगर मॉलिक्यूल्स को इससे दिखाएं, ठीक है, एक सर्कल से, तो यहाँ पे मोनो के अंदर क्या हो गया, सिंगल हो गया। अब डाई के अंदर की बात करें तो यहाँ पे देखो डबल हो गया, ठीक है, 2 शुगर मॉलिक्यूल। अब अगर ऑलिगो की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके अंदर ना बहुत सारे, अब जैसे इसके अंदर 2 से 10 होते हैं, तो मान लो अगर 2 है तो 2 हो गया, ठीक है, और अगर 3 है तो 3 हो गया, और 4 है तो 4 हो गया, ठीक है, और 5 है तो 5 हो गया। इसी तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो जितने यहाँ पे मतलब जितने इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे उस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे जो हमारा मोनोसेक्राइड है, ठीक है, मोनोसेक्राइड, तो इसमें हमारा सिंगल ही तो शुगर का मॉलिक्यूल है। अब अगर मान लो इसको हम लोग अपने वाटर के अंदर डिजॉल्व करें, ठीक है, हमारा कोई वाटर है, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग इसको डिजॉल्व करें ब्रेक डाउन कराने के लिए, यानी कि बात करें हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कराएं। देखो हम लोगों ने अभी देखा ना, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज़ का वाटर के अंदर ब्रेक डाउन कराते हैं। देखो हाइड्रो वर्ड अगर आप लोगों को कहीं दिख जाए तो सिंपल समझ जाओ आप लोग वाटर, ठीक है, और लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी किसी चीज़ को जो हम लोग वाटर में ब्रेकडाउन कराते हैं तो उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो अगर हम लोग मोनोसेक्राइड का वाटर के अंदर हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये तो सिंगल ही है ना, तो इसका कोई ब्रेकडाउन होगा, इसका कोई भी ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी मोनोसेक्राइड का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग डाइसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग अपने डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएं, तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग इसको ब्रेक करें तो यहाँ पे ये 2 शुगर मॉलिक्यूल में ब्रेक हो सकता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड, ध्यान से समझना, देखो ये यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। अगर हम लोग अपने डाइसेक्राइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। देखो सिंगल हमारा मोनो होता है ना, तो 2 मोनो को जोड़ दिया तो हमारा डाई बन गया, तो यहाँ पे हमें 2 मोनोसेक्राइड देखने को मिलेंगे। और अगर मान लो ऑलिगो का कराएं तो ऑलिगो में हमारे कितने होते हैं, 2 से लेके 10 तक। तो अगर मान लो 2 है तो हमें 2 देगा, ठीक है, 3 है तो 3 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो 4 है तो 4 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स।
तो आप लोग समझ गए ना कि जितने शुगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जुड़ के बने होंगे, हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें उतने ही ब्रेक डाउन करके वापस से मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे इसके अंदर कुछ मेजर बातें होती हैं, बाकी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन में समझ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज हमारा मोनोसेक्राइड हो गया, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज डाइसेक्राइड, और उसके बाद रैफिनोज और स्टेकियोज हमारा ऑलिगोसेक्राइड हो गया, ठीक है। और स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये हमारे पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे जो हमारे मोनोसेक्राइड है, ठीक है, डाइसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड, इन सब का हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं। बाकी एक बेसिक आइडिया तो आप लोग यहाँ पे समझ ही चुके हो। जैसे मोनोसेक्राइड हमारे क्या होते हैं, सिंपल शुगर होते हैं या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इनका यहाँ पे फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो सिंगल ही होते हैं। अब हमारा जो नेचर है ना, उसमें हमें लगभग जो है 20 मोनोसेक्राइड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जनरली जो है ये स्वीट टेस्ट के होते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज जो है इनके एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग अपने मोनोसेक्राइड के क्लासिफिकेशन की बात करें, देखो ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं। बाकियों के बारे में आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा सा लिख देना है। अब जैसे मोनोसेक्राइड को हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी पे क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी दो अलग अलग बेसिस पे। एक हो गया हमारा यहाँ पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो हमारा मोनोसेक्राइड है उसके अंदर कितने कार्बन एटम है। और दूसरा हो गया बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप हमारा उसके ऊपर प्रेजेंट है। अब जैसे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे बात करें तो हमारा देखो ट्राइओसिस में क्या हो गया, 3 कार्बन। देखो ट्राई मतलब 3, ठीक है, टेट्रा मतलब कार्बन 4 हो गए, और पेंटोस मतलब कार्बन 5 हो गए, और हेक्सोसिस मतलब कार्बन 6 हो गए। अच्छा यहाँ पे देखो ये हमारा किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2O.n, ठीक है। देखो Cn और H2O की पावर n है ना। अब देखो अगर मान लो हम लोग यहाँ पे इस n की जगह 3 पुट करें तो हमारा क्या हो जाएगा, C3 और H2O का 3, ठीक है। तो अगर इसको खोले हम लोग तो क्या हो जाएगा, C3 और H2 इंटू 3 हमारा क्या हो जाएगा, H6 और O3। तो देखो यहाँ पे ट्राइओसिस में यही तो लिखा हुआ है, C3H6O3। और अगर 4 पुट करेंगे तो हमारा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, और फिर हमारा 4। तो ये देखो ये हमारा इसी जनरल फॉर्मूले पे बेस है। अच्छा अगर आप लोग को याद हो तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में देखो तो हमारा क्या है, H2O। H2O मतलब क्या होता है, वाटर, और वाटर को हम लोग यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, हाइड्रो से। तो यहाँ पे देखो ये हमारा हाइड्रेट्स हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा कार्बन है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो कि हमारा कार्ब जो है हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, हमारा ट्राई में 3 कार्बन, टेट्रा में 4, पेंटोस में 5, ठीक है, हेक्सोस में 6 और हेप्टो में 7। तो इस तरीके से हमारा क्लासिफिकेशन हो गया। और अगर बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो हम लोग इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे एल्डोसिस, और दूसरा हो गया हमारे यहाँ पे कीटोसिस। अब देखो एल्डोसिस का मतलब क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और कीटोसिस का मतलब क्या हो गया, कीटोन ग्रुप। अब अगर आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप वाला लेक्चर देखा है तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो एल्डिहाइड में मैंने आप लोगों से क्या बताया था कि हमारा जहाँ पे आप लोग को C डबल बॉन्ड O और H, सॉरी यहाँ पे H भी होगा, ठीक है, H, अगर आप लोग को ये ग्रुप देखने को मिले तो ये हमारा होता है एल्डिहाइड। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में आप लोग को एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिले वो हो जाता है हमारा एल्डोसिस। और जिस कार्बोहाइड्रेट में आप लोग को कीटोन ग्रुप देखने को मिले, अब कीटोन हमारा क्या होता है, जब आप लोग को C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन की चेन देखने को मिले। तो यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन। यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड O है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्बन नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ कार्बन है। तो जब दोनों तरफ कार्बन है तो हमारा कीटोन ग्रुप हो गया। और जब मतलब कार्बन सिर्फ एक ही साइड है, ठीक है, कार्बन की चेन, तो हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोसिस, कीटोन ग्रुप है तो कीटोसिस। आई होप कि समझ गए होगे, ठीक है आप लोग। और बात करें हम लोग यहाँ पे डाइसेक्राइड्स के बारे में, तो जब हम लोग यहाँ पे 2 मोनोसेक्राइड्स को यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो हमारा डाइसेक्राइड फॉर्म होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि डाइसेक्राइड को यहाँ पे हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें 2 मोनोसेक्राइड्स के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे डाइसेक्राइड में क्या होता है, 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहाँ पे देखो ये जो 2 मोनोसेक्राइड होते हैं ना, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जुड़े होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, दे आर क्रिस्टलाइन, यानी क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और टेस्ट में यहाँ पे स्वीट होते हैं। अब एग्जांपल हमारा इसका हो गया सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो सुक्रोज हमारे जो होम में शुगर पाई जाती है, और लैक्टोज हमारे मिल्क के अंदर जो शुगर होती है। और ऑलिगोसेक्राइड की बात करें तो यहाँ पे जब 2 से 10 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, शुगर के, तो अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारे लेस स्वीट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा मीठे नहीं होते हैं, और लेस वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। अब इसका एग्जांपल हो गया हमारे यहाँ पे रैफिनोज, स्टैकियोस। और पॉलीसेक्राइड की बात करें तो जब हमें यहाँ पे 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स देखने को मिले तो हमारा पॉलीसेक्राइड हो गया। अब इसके अंदर ना हमें 100 और 1000 तक के मोनोसेक्राइड यूनिट्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये जो है हमें कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है ना, इनका जो टेस्ट है वो भी ज़्यादा स्वीट नहीं होता है,
तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आप लोग को याद रखनी है। और यहाँ पे इसको हम लोग ग्लाइकन्स के नाम से भी जानते हैं, और एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ पे स्टार्च और ग्लाइकोजन। तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।